Hi everyone and welcome to Rapid Fire Current Affairs. My name is Rohit Garcha and this is UPSC Akhada. Let's begin with the week 4 of January 2026. इसका मतलब वीक 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी कवर हो चुके हैं. प्लेलिस्ट को जो है आप सेव करके रखिए ताकि आपके पास में एक रेपोजिटरी बन जाए आपके करंट अफेयर्स की. प्लस ये वाली जो सीरीज है ये आप फोकस करती है सिर्फ और सिर्फ आपके प्रीलिम्स के ऊपर. बात अगर रेपोजिटरी की हो रही है तो पहले टॉपिक पर चलते हैं. दिस इज ग्रंथ कुटीर. ये रिसेंटली अभी इनॉग्रेट हुआ है. ग्रंथ कुटीर क्या चीज है बच्चे? इट इज अ बुक हाउस एंड ए कल्चरल रेपोजिटरी जो कि आपकी इनॉग्रेट हुई है कहां पे? राष्ट्रपति भवन. ठीक है, आपको क्लियर कट जो है यहाँ पे प्रीलिम्स का एक पॉइंट दिख रहा होगा, है ना. एचसीएस के अंदर डायरेक्टली वो पूछ सकते हैं कि ग्रंथ कुटीर रिसेंटली हर्ड इन न्यूज हैज बीन इनॉग्रेटेड एट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, है ना. और साथ ही साथ आपके साथ में वो 3 ऑप्शन और दे देंगे कि राष्ट्रपति भवन हो गया, बाकी 3 और दे दिए कि एक पार्लियामेंट बिल्डिंग होगी, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग होगी, है ना. इस टाइप के आपसे वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की बिल्डिंग होगी. इस टाइप के ऑप्शन को कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है एचसीएस के अंदर. आपने कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल है बच्चे. क्या चीज है बच्चे? किस चीज की रिपोजिटरी है? इट इज इंडियाज क्लासिकल नॉलेज रिपोजिटरी. नो, क्लासिकल नॉलेज रिपोजिटरी की बात कर रहे हैं, दैट मींस इस पे चलिए. इट इज अ कलेक्शन ऑफ 2300 बुक्स एंड 50 रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो कि आपकी इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेजेस के अंडर है. पॉइंट टू बी नोटेड, क्लासिकल लैंग्वेजेस आर नॉट शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस. अंतर है दोनों में. एक कॉन्स्टिट्यूशन बैकिंग के साथ में होता है और एक को डिक्लेयर किया जाता है. ठीक है बच्चे, तो एक आपके इन दोनों में डिफरेंस है. देखिएगा, मैं आपको बताता भी हूं भी क्लासिकल लैंग्वेजेस क्या चीज होती है. पहले ये वाले टॉपिक में और फैक्ट्स देख लेते हैं. नाउ इट इज डेडिकेटेड टू इंडियाज लिटरेरी एंड मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज, है ना. कहने का मतलब ग्रंथ कुटीर जो है वो आपके ट्रेडिशनल नॉलेज और उसके प्रेजर्वेशन के अराउंड रिवॉल्व करता है. प्लस साथ में वो आपका एक क्लासिकल लिटरेरी एंड मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज को रिप्रेजेंट करता है और साथ में उसकी रिपोजिटरी है. नाउ बिकॉज दिस मैन्युस्क्रिप्ट्स आर मेड ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. तो मैन्युस्क्रिप्ट का मटेरियल पहले तो ये देख लीजिए कि ग्रंथ कुटीर के अंदर कौन कौन से मटेरियल से मैन्युस्क्रिप्ट बने हुए हैं. पाम लीफ, बार्क, क्लॉथ एंड पेपर. यहाँ एक तो ये सवाल बनेगा बच्चे आपका प्रीलिम्स में ना. हो सकता है डायरेक्टली पूछ लें, हो सकता है स्टेटमेंट बेस्ड पूछ लें कि 3-4 स्टेटमेंट दे दी इसमें और पूछ ले हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्लैश इनकरेक्ट. जैसे भी सवाल आते हैं उस टाइप से इसके ऊपर जो है सवाल आपसे पूछा जा सकता है बच्चे. ठीक है, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया. नो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया है कौन कौन सी. नंबर 1 इज तमिल. ये सबसे पहले आपकी तमिल लैंग्वेज जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर हुई थी. ठीक है बच्चे, किसने करी थी क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर? पहली 2 क्लासिकल लैंग्वेजेस बच्चे आपके पास में रिकॉग्नाइज हुई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. अगेन एक प्रीलिम्स का पॉइंट है. 2004 और 2005 के अंदर पहली 2 लैंग्वेजेस आई थी, वो करी थी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने. उसके बाद से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको ओवरटेक कर लिया था. मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसकी नोडल एजेंसी बन चुकी है. दैट मींस आफ्टर दैट जितनी भी और लैंग्वेजेस हुई हैं दैट इज अंडर द नोडल मिनिस्ट्री विच इज योर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. ठीक है बच्चे, इंप्लीमेंटेशन एंड फ्यूचर रिकॉग्निशन, फ्यूचर इन द सेंस कि इसके बाद वाले फ्यूचर रिकॉग्निशन इनके थ्रू हुई थी. नाउ लेट अस सी कि इसका क्राइटेरिया क्या है. आइए वो देखते हैं. रिवाइज क्राइटेरिया की बात करें 2024 में जब लास्ट एडिशन हुई थी तो एक क्राइटेरिया इसके रिवाइज हुए थे, राइट. उसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा. मोटे मोटे इसके 3-4 क्राइटेरियाज हैं, आपको समझने हैं क्योंकि वो लैंग्वेज चेंज कर देंगे. समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, आपने समझना है कि क्या है. नंबर 1 इज हाई एंटिक्विटी. आपकी जो लैंग्वेज है ये पुरानी होनी चाहिए, एटलीस्ट 1500 से 2000 साल पुरानी, है ना. और उसके जो टेक्स्ट हैं वो रिकॉर्ड पे होने चाहिए. सबसे पहली कंडीशन तो ये है, हाई एंटिक्विटी. दूसरी देखिए, एंशियंट लिटरेरी कॉर्पस. वो एक कॉर्पस होना चाहिए एंशियंट लिटरेरी टेक्स्ट का, ठीक है, जो कि रिगार्डेड एज हेरिटेज बाय सक्सेसिव जनरेशंस, कि जनरेशन बाय जनरेशन ये मूव होनी चाहिए, है ना. तो इस चीज का एविडेंस मौजूद होना चाहिए. तीसरी चीज, ये एक नॉलेज की रिपोजिटरी होनी चाहिए जिसके आपके पास में फिजिकल एविडेंस भी हो. क्या मतलब है इस बात का? सपोर्टेड बाय एपिग्राफिकल एंड इंस्क्रिप्शनल एविडेंस. इंस्क्रिप्शन का आपको मतलब पता ही है, एपिग्राफी का मतलब है अगर कहीं पे एचिंग हो रखी है, कार्विंग हो रखी है ना, वो दोनों वर्ड्स उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये इसका मोटा मोटा एक क्राइटेरिया है. लास्ट क्राइटेरिया इसके ये है कि इसकी इट मे बी डिफरेंट फ्रॉम द करंट लैंग्वेजेस. यही इसका एक मेन कारण भी है इसको प्रोटेक्ट करके रखने का कि यार ये डिसकंटिन्यू हो गई है लेकिन इस लैंग्वेज के अंदर भारी मात्रा में नॉलेज मौजूद है, तो हमें इस लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा. फर्स्ट स्टेप इसकी आप एक्नॉलेज कर लो कि ये क्लासिकल लैंग्वेज है.
इसके बाद में और भी टॉपिक खुल सकता है, और की क्लासिकल लैंग्वेज अगर डिक्लेयर कर दी उससे होता क्या है। इसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्ले में आ जाती है, और इन सारी क्लासिकल लैंग्वेज के ऊपर एक्सपर्ट्स बिठा दिए जाते हैं, कमिटीज बन जाती हैं, है ना, यूनिवर्सिटीज खुल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला संस्कृत के लिए खुला था, संस्कृत यूनिवर्सिटीज खुली थी, राइट। तो हेंस इसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक्टिव होती है। हमारे लिए रैपिड फायर के अंदर अभी फिलहाल के लिए इतना बहुत है बच्चे। उसके बाद में ये आपकी जो है क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, वी हैव 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस, जिसमें से मैंने आपको बता दिया कि जो पहली दो हैं वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये तो याद हो गया होगा आपको अभी तक, है ना। इसके बाद में आपने क्या ध्यान रखना है कि 2014 से पहले वी हैव 6 लैंग्वेजेस, 2014 के बाद यानी कि 2024 के अंदर 5 लैंग्वेजेस जो हैं और इसके अंदर ऐड हुई थी। ठीक है बच्चे, इसको याद करने की एक ट्रिक भी है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। उससे पहले एक चीज नोट कीजिए, प्रीलिम के अंदर बहुत काम में आएगा। पाली एंड प्राकृत आर दी ओनली 2 लैंग्वेजेस जो कि आपकी क्लासिकल लैंग्वेज तो है लेकिन शेड्यूल्ड लैंग्वेज नहीं है। ठीक है बच्चे, नॉट शेड्यूल्ड, सॉरी फॉर माय हैंडराइटिंग बच्चे, बट दीज 2 लैंग्वेजेस आर नॉट शेड्यूल्ड। ठीक है बच्चे, ये 2 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस नहीं है, बाकी सारी आपके शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, यानी कि 9 आउट ऑफ 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस आर शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। कौन सी 2 नहीं है? पाली एंड प्राकृत। नाउ लेट अस सी द ट्रिक टू रिमेंबर all the languages. The smart traveler knows many old mountains produce pure ancient beauty. ठीक है, ये आपका निमोनिक है और ये इसी लाइन में है जिस लाइन के अंदर ये पर्टिकुलर लैंग्वेजेस आई थी बच्चे। इसके अलावा एक और भी आपका निमोनिक बन सकता है, द सोलो ट्रेवलर नोज मैनी ओल्ड मॉन्क्स प्रोड्यूस प्योर एंशियंट बीट्स। अगर आपको वो याद रहता है ना, द सोलो ट्रेवलर नोज मैनी ओल्ड मॉन्क्स प्रोड्यूस प्योर एंशियंट बीट्स, इसी लाइन में है। बस ध्यान क्या रखना है कि टी, पहले वाला टी तमिल है, ठीक है, उसके बाद में 2 एम आते हैं, तो पहले मलयालम है, उसके बाद में मराठी है। ठीक है बच्चे, ये आपने ध्यान में रखना है। सो दिस इज द ट्रिक जिससे आप इसको याद कर सकते हो, दोबारा कभी आपका क्वेश्चन जो है इस पे गलत नहीं होगा एटलीस्ट। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक आपका कल्चर में ही है, दैट इज योर आईएनएसवी कौंडिन्य। इसने अपनी पहली वॉयज करी है, मेडन वॉयज करी है, कहां पे? इंडिया से ओमान में। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? सी, इंडिया फर्स्ट स्टेज्ड शिप। ठीक है, एक बार इसकी अगर आप फोटो देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक एंशियंट ट्रेडिशनल शिप है। ये किस मेथड से बनी है बच्चे? टांकाई मेथड से बनी है। ये अगेन आपके प्रीलिम के अंदर पूछा जा सकता है कि टांकाई मेथड जो है वो किस लिए यूज होता है ना। ये शिप बिल्डिंग का एक मेथड है। क्या है इस मेथड के अंदर? वुडन प्लैंक्स स्टिच्ड विद कॉयर रोप्स, नो मेटल नेल्स। अगेन प्रीलिम्स का पॉइंट, मेटल की नेल्स, नेल्स माने कीले, नहीं यूज हुई हैं। कॉयर की रोप्स, कॉयर होता है आपका नारियल के छिलके से बनी हुई रोप्स, ठीक है, उसको कॉयर बोला जाता है। यूजेस कॉयर, डामर रेजिन एंड एनिमल फैट फॉर वाटरप्रूफिंग, hull first construction ensures flexibility, durability and rust resistance. ठीक है, now why the name Condinia? It takes its name from the Condinia who was the first century Indian mariner. तो ये आपको ये भी एग्जांपल दे रहा है कि हम जो वॉयजेस हैं वो अब से नहीं, हमारे एंशिएंट टाइम से चलते आ रही है। नाउ दिस इज द फर्स्ट सेंचुरी मरीनर, उसके नाम पे ये नाम रखा गया है। नाउ दिस पर्टिकुलर मरीनर ही हैज बीन क्रेडिटेड विद सेलिंग टू मेकॉन्ग डेल्टा। एक बारी मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि मेकॉन्ग डेल्टा कहाँ पे है और कौन कौन से एरिया को इंक्लूड करता है, कौन कौन सी कंट्रीज को मेकॉन्ग डेल्टा जो है वो इंक्लूड करता है। ठीक है बच्चे, कमेंट्स में बताइए मेरे को। नाउ दिस पर्टिकुलर पर्सन इज एसोसिएटेड विद फाउंडिंग द किंगडम ऑफ फुनान। ये भी आपका जो है प्रीलिम के अंदर पॉइंट बन सकता है, अगर कोई सवाल बनेगा, राइट, तो वो इसके अराउंड ही आपको फॉर्म होता हुआ दिखेगा बच्चे। इसके अलावा एक और नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि किसने बनाया ये, दैट इज बाबू शंकरन, SANKARAN, राइट। तो ये आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी आपके फैक्ट्स रहे इस पर्टिकुलर चीज के लिए। प्रीलिम्स में अगर कोई सवाल आएगा तो यहीं से आएगा, इसके अलावा और कहीं से नहीं आएगा। ठीक है बच्चे, आ जाओ आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक इज एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। नो, ये वाला टॉपिक ना थोड़ा सा मेरे को उस टाइप का लग रहा है जैसे यूपीएससी ने ना गुची मशरूम के बारे में सवाल पूछे थे, आपको याद होगा, अभी रिसेंटली आया था। वो भी उसका भी पैटर्न कुछ सेम ही था कि इंस्टाग्राम पे थोड़ी सी वो वायरल हुआ, है ना, एक बार अखबार में न्यूज आई एंड दैट्स ऑल, है ना, तो यूपीएससी ने उठा के सवाल पूछ लिया। अब वैसी ही ये पर्टिकुलर चीज है, जैसे सिक्किम सुंदरी। सबसे पहले तो आप देखिए कि
एक्चुअली ये सिक्किम सुंदरी है ना, सच अ ब्यूटीफुल प्लांट इट इज। अब इसके अंदर ये सारी बच्चे फैक्ट शीट है आपकी, मेरे साथ में एक एक करके फैक्ट देखते रहना और अभी के अभी दिमाग में डालते रहना। नंबर 1, इनका साइंटिफिक नेम क्या है? रियूम नोबाइल, RHEUMNOBILE, ठीक है जी। और क्या कॉमन नेम है इनका? सिक्किम सुंदरी। एक और नाम है दैट इज पदम चाल, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपको सब कुछ और याद रह जाए, पदम चाल भूल जाओ आप यहाँ पे, है ना, और वो सारा सवाल पदम चाल के नाम से पूछ ले, है ना। सो ये थोड़ा सा ट्रिकी जो है वो मामला हो सकता है। क्या चीज है ये? जायंट हर्बेशियस पेरेनियल, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। हर्बेशियस मतलब हर्ब टाइप, पेरेनियल मतलब लगातार जो चलता है ना, सीजनल नहीं है, पेरेनियल है, ठीक है बच्चे। इसके अलावा नेटिव टू हाई ऑल्टीट्यूड अल्पाइन हिमालय, है ना, ये पर्टिकुलर आपकी सिक्किम की फोटो है, राइट। हाई ऑल्टीट्यूड अल्पाइन हिमालय, और कौन सा? 4000 टू 4800 मीटर्स का ऑल्टीट्यूड अबव मीन सी लेवल, ठीक है बच्चे। ये सारे फैक्चुअल चीजें हैं, ऐसे ही आएगा उसमें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सिक्किम सुंदरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पदम चाल, ऐसे करके सवाल आएगा बच्चे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके अंदर ये पूछेंगे स्टेटमेंट, इसको चेंज कर देंगे, इसको 4800 से 5400 कर देंगे, है ना, कुछ ऐसे करके चेंज कर देंगे, या 4 ऑप्शन दे देंगे और चारों में अलग अलग हो रखा होगा और बोलेंगे कि कौन से ऑल्टीट्यूड पे होता है ये, तो ध्यान रखिएगा 4000 टू 4800 बच्चे। रीजन्स की बात करें इंडिया में, नॉर्थ सिक्किम, इसके अलावा उसी एरिया के अराउंड और जो कंट्रीज लगते हैं कौन कौन सी? नेपाल, देखिए ध्यान से, भूटान, तिब्बत, ये आपका ऑटोनोमस रीजन तिब्बत का, वो चाइना में, है ना, एंड नॉर्दर्न म्यांमार, ठीक है बच्चे। तो ये अगेन आपका ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। हैबिटेट क्या है इसका? ओपन एल्पाइन स्लोप्स, ग्लेशियल वैलीज, रॉक लेजेस, ठीक है बच्चे, और कोल्ड डेजर्ट, टुंड्रा लाइक जोन्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के टॉपिक में ना यही बीमारी रहती है, पता है, मैं समझ सकता हूँ स्टूडेंट्स जब देखते हैं कि यार इतनी पावर पैक्ड इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आ रही है, ये भी याद रखो वो भी याद रखो, पर आता है यार, हमारे को तो ऑफिसर बनना है, और वट एवर इट टेक्स हमने ऑफिसर बनना है ना, सीधी तरह अगर हम बात करें, वट एवर इट टेक्स, इट टेक्स दिस, ये वाले फैक्ट्स याद करने, राइट, चाहे HCS हो, UPSC हो, PCS हो, कुछ भी हो, ये आपको याद करना पड़ेगा बच्चे। डिस्टिंक्टिव मॉर्फोलॉजी क्या है? अब देखो, टॉल, ट्रांसलूसेंट, पेपरी ब्रैक्स अरेंज इन अ कोन या पगोडा शेप, ठीक है बच्चे। इससे होता क्या है? इट एक्ट्स एज अ नेचुरल ग्रीन हाउस। अब यहाँ पे भी बात खत्म हो सकती है, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ग्रीन हाउस क्या करता है। ट्रैप सोलर हीट, प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्रीजिंग विंड, शील्ड फ्लावर फ्रॉम UV रेडिएशन, और जो भी ये बाकी सारी चीजें वो ये साथ में अचीव करता है। इसके अलावा इसका लाइफ साइकिल देखिए, इट रिमेन्स रोजेट फॉर 7 to 30 ईयर्स। रोजेट का मतलब क्या होता है कि एक जगह पे ऐसे पत्तों का ना ऐसे गोला सा बन जाता है, राउंड शेप के अंदर अगर पत्ते हैं तो उसको रोजेट बोलते हैं। उसके बाद में बीच में से इसका फ्लावर निकल जाता है, राइट। प्रोड्यूसेस सिंगल मैसिव फ्लावरिंग स्पाइक, सेट सीड्स, डाइज आफ्टर फ्लावरिंग। कहने का मतलब एक ही फ्लावर पूरी लाइफ टाइम में 7 से 30 साल के बाद में, है ना, और उसके बाद में ये डाइज अवे। अब देखिए उस पर कितने सारे सवाल बन सकते हैं, भरा पड़ा है ये फैक्ट्स के साथ में, ठीक है बच्चे। चलिए, आई होप ये क्लियर है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक रैपिड फायर तरीके से। सोशल इश्यूज के अंदर हमारे पास में इस बार है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, है ना। अब हरियाणा वाले ध्यान से देखिएगा इसको, हमने क्या याद रखना है, कब होता है ये? 24 जनवरी, बिकॉज हरियाणा पूछ सकता है इसको, है ना। कब इनिशिएट हुआ था? 2008 में। दोनों ही फैक्ट्स को थोड़ा सा इंटरचेंज किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, 24 सितंबर कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, जनवरी नहीं रखेंगे, है ना। एनुअली होता है। कब स्टार्ट हुआ? 2008 में। किस मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेचर क्या है इसकी? अवेयरनेस एंड एडवोकेसी ऑब्जर्वेंस, है ना। ये स्कीम नहीं है, ये सिर्फ एक डे है, ये एक अवेयरनेस की तरह है, ये काम में आता है। नाउ इफ वी सी, ये पर्टिकुलर चीज जिसमें हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मना पा रहे हैं, इसका मैंडेट, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस कहां से आता है? वो बच्चे ये वाले आर्टिकल्स हैं, यूपीएससी के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 14, 15(3), आर्टिकल 21, आर्टिकल 39 क्लॉज एफ, ठीक है बच्चे, ये आपने ध्यान में रखना है। ये अगर आप मार्क करोगे तो मतलब अगर वो पूछते हैं सवाल तो आपने ये वाले ऑप्शंस को टिक करना है, इसके अलावा कुछ आता है ना, तो थोड़ा सा स्क्रूटिनाइज करके आप उसे एलिमिनेट कर सकते हैं बच्चे। इट अलाइंस विद SDG 5 एंड CEDAW, which is your United Nation Convention on Elimination of all forms of discrimination against women, ठीक है बच्चे। सिंपल सा टॉपिक है ये, मेनली मैं उन 2-4 फैक्ट्स के लिए ये टॉपिक आपके लिए लेके आया था। ये वाली चीजें थोड़ी सी जो है हमारी ओवरलुक हो जाती है। नो, नेक्स्ट वन इज आपका इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर चैगोस आर्किपेलागो है कि, राइट, और इसमें यूके मॉरिशस की एक डील हुई थी।
वो क्या डील है, वो ये सब हमारे लिए ना प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए ना, इसकी लोकेशन और ज्योग्राफी थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ लेट अस सी लोकेशन एंड ज्योग्राफी। किसकी बात हो रही है? चैगोस आइलैंड्स की। 58 आइलैंड्स कहां पे है? ये इंडियन ओशन में। ठीक है बच्चे, ये देखिए यहां पे है। ठीक है, इंडियन ओशन में है ये। इसके बाद में लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है इसका? डिएगो गार्सिया। ठीक है बच्चे, यहीं पे है वो। इसके अलावा ये क्या चीज है? ये एक कोरल अटॉल है। कोरल्स आपको पता होगा, अटॉल फॉर्मेशन नहीं पता था, तो वो क्या करेंगे इसको, इसको वॉल्केनिक बता देंगे, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं, है ना। या फिर वो बोलेंगे कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ 4, उस तरह आएगा। तो याद रखना है कि कोरल अटॉल है ये, मॉलडीव्स मॉरिशस के जो है यहाँ पे, चेगोस और आर्किपेलागो जो है, लोकेटेड एट 7 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ठीक है बच्चे, दैट मीन्स कि ये इक्वेटर से नीचे है। सवाल पूछेंगे तो क्या करेंगे? इक्वेटर से ऊपर बता देंगे और बोलेंगे कि गलत बता दो, सही बता दो, उस टाइप के सवाल इसमें आने, तो ध्यान रखना है बच्चे। नाउ इसके अलावा बच्चे इसमें जो इंपॉर्टेंट है दैट इज दिस पर्टिकुलर थिंग, कि इसकी कॉलोनियल हिस्ट्री क्या रही है। ये कंट्रोवर्सी वगैरह हमारे लिए प्रीलिम में इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। अगर आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हो। हाउएवर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 1715 में फ्रांस ने कॉलोनाइज किया। 1814 में ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई, जिसमें फ्रांस ने मॉरिशियस और चेगोस को ब्रिटेन को सीड कर दिया, यानी कि उसके बाद में ये ब्रिटेन के पास चला गया। उसके बाद में 1965 से बाकी चीजें शुरू हो गई हैं कि उन्होंने यूके डिटैच चेगोस फ्रॉम मॉरिशियस, मॉरिशियस से अलग कर दिया और इसको बीआईओटी बना दिया, विच इज कॉल्ड ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरीज। उसके बाद में आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वगैरह एक्टिव हुए, ये सारी चीजें उसके अंदर हुई हैं। हमारे लिए प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है ना। और इसको नॉर्थ से साउथ लगाने के लिए बोला जा सकता है बच्चे, तो एक बार आप इसका मैप वर्क जो है इस एरिया का, वो अपना अपडेट रखिएगा बच्चे। ठीक है, वो स्टैटिक का पोर्शन बनता है ना, वो करंट अफेयर का पार्ट नहीं बनता है। तो बहुत केयरफुली इस एरिया का जो मैप है, इस एरिया का जो मैप है आपके इंडियन ओशन के जो आपके आइलैंड्स हैं, उनको नॉर्थ से साउथ लगा के रखिएगा, मेमोरी ट्रिक्स वगैरह बना के रखिएगा बच्चे। बाकी अगर आप क्लास में आते हो तो डेफिनेटली मैं क्लास में तो ये सब चीजें प्रोवाइड करता ही हूँ। क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अखाड़ा के ऊपर यहाँ पे हर सैटरडे हमारी लाइव क्लास चलती है, जिसके अंदर हम करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं, नॉट ओनली प्रीलिम्स बट ऑफ योर मेन्स एज वेल बच्चे। आगे चलते बच्चे, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर एक टर्म आई है विच इज कॉल्ड द शैडो फ्लीट, जिसको बोलते हैं सैंक्शंस इवेजन एट सी। कहने का मतलब हमने कंट्रीज के ऊपर जो है वो सैंक्शंस वगैरह लगा दी है ना, कि आप ये एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ये ऑयल नहीं भेज सकते, लेकिन फिर भी देयर आर सर्टेन फ्लीट्स जिनको शैडो फ्लीट्स कहा जाता है, अपना सारा ट्रैकिंग सिस्टम ऑफ किया और चुपके से स्मगल करके ऑयल बाहर ले गए और जाके डिलीवर कर दिया। ठीक है, इट इज अ इलेजिटिमेट थिंग, राइट, विच गोज ऑन वेरी कॉमनली, है ना। आइए देखते हैं। सो व्हाट इज शैडो फ्लीट? नियरली 3000 प्लस ऑयल टैंकर्स इन्वॉल्वड इन ट्रांसपोर्टिंग सैंक्शनड ऑयल। सैंक्शनड ऑयल मतलब जिस कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगे कि ये ऑयल नहीं दे सकता, कि यहां से ऑयल बाहर नहीं जाएगा, वो वाला ऑयल जो बाहर लेके जा रहा है, वो पर्टिकुलर ये जो शिप्स हैं उन ऑयल को ट्रांसपोर्ट करती है, स्मगल करती हैं। ठीक है, कैरेक्टराइज बाय डिसेप्टिव मैरीटाइम प्रैक्टिसेस, कैसे? स्विचिंग ऑफ एआईएस, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। बेसिकली आई कार्ड उतार दी उन्होंने अपना, है ना, अब नहीं पता लगेगा कि कौन क्या है, राइट। हेंस बेसिकली जीएनएसएस स्पूफिंग, है ना, मैनिपुलेट कर देते हैं नेविगेटिंग सिग्नल्स को, बेसिकली इवेड करते हैं, प्रॉपर इलीगल थिंग है ये। हमारे लिए प्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है? डार्क फ्लीट वर्सेस ग्रे फ्लीट। डार्क फ्लीट क्या है? डार्क फ्लीट हैज द हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी, डेलिब्रेट कंसीलमेंट ऑफ आइडेंटिटी, है ना, डार्क फ्लीट की बात कर रहे हैं, तो डेलिब्रेट कंसीलमेंट जब होगी तो उसको डार्क फ्लीट बोल दिया। ग्रे फ्लीट इज नॉट ऑलवेज फॉर्मली सैंक्शन्ड, shows risk indicators such as irregular routing, rapid ownership, flag changes, है ना। कहने का मतलब कि जिन पे शक है कि यार कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, वो आपकी हो गई ग्रे फ्लीट। वहां पे वो लोग क्या करेंगे आपके यूपीएससी के अंदर, ये आपके स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट, और आपको थोड़े से चेंज करके जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेन मेन आपको समझना है कि क्या है। नो दैट इज ऑल फॉर वीक 4 बच्चे। आई होप आप लोगों की जो प्रेपरेशन है वो ऑन पॉइंट चल रही है। खासकर हमारे जो एचसीएस के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हमारे सूर्य बैच में तैयारी कर रहे हैं, राइट, उन सभी को ऑल द बेस्ट, बी रेगुलर इन द क्लास, राइट। प्लस आपको ये वाली जो सीरीज है इसको रेगुलरली फॉलो करना है, ये आपको बहुत सारे मार्क्स देके जाने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, माय नेम इज रोहित गर्चा एंड दिस इज यूपीएससी अखाड़ा।